तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि अरे का सी शार्प में किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, जनरली थोड़ा सा C++ में हम जिस तरह से अरे यूज़ करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट रहता है सी शार्प के अंदर, क्योंकि C++ में जो अरे हम यूज़ करते हैं वो जनरली स्टैटिक अरे रहते हैं, लेकिन सी शार्प के अंदर क्या रहता है, जो अरे रहते हैं वो डायनेमिक रहते हैं। ठीक है, मतलब जो मेमोरी एलोकेशन का सिस्टम रहता है सी शार्प में C++ में वो स्टैटिक रहता है कि एक बार आपने अरे को अगर कोई मेमोरी एलोकेट कर दी है तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में उसकी मेमोरी को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसकी मेमोरी नहीं तो हम घटा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सी शार्प में हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मेमोरी अलोकेटेड टू द अरे। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा कुछ यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन में देखो, यहाँ पर सिंपल फ़िलहाल तो हमने केवल अरे के डिक्लेरेशन के पार्ट बता रखे हैं इसके अंदर कि किस तरह से अरे हम डिक्लेयर करेंगे, है ना। तो सिंपल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो एवरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मस्ट बी इन अ क्लास। तो कोई क्लास हमने क्लास टेस्ट करके ले ली है, फिर इसके बाद एक फंक्शन बना दिया माय फन करके, इसके आगे पब्लिक वॉइड वो सारी चीज़ें हमको लिखनी रहती है, लेकिन फ़िलहाल हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अरे का जो डिक्लेरेशन रहता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि हमने एक इंटीजर टाइप का अरे डिक्लेयर किया है A1, तो लिखा क्या है इंट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज फिर A1 इक्वल टू न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट और फिर आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड 3 वैल्यू दे रखी है। तब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी शार्प के अंदर अरे जो रहता है वो जनरली डायनेमिक रहता है और थोड़ा सा C++ से अलग रहता है। अगर आपको C++ का अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो देखो C++ में जो अरे डिक्लेरेशन का पार्ट रहता है उसमें क्या रहता है कि डेटा टाइप, उसके बाद अरे का नेम आता है और उसके बाद में आपके स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट आगे आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उस अरे की साइज़ देते हैं C++ में, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी साइज़ मेंशन नहीं की। फिर इक्वल टू करके हमने यहाँ दिया है न्यू। अब हमेशा ध्यान रखो कि न्यू कीवर्ड जहाँ पर भी आएगा, ठीक है, वहाँ पर हमेशा हम कुछ न कुछ नई मेमोरी एलोकेट करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ये न्यू कीवर्ड का क्या काम है, कुछ मेमोरी एलोकेट करना। ठीक है, फिर एंड और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, फिर 1 2 3 ये हमने यहाँ पर अरे को डिक्लेयर किया है। ठीक है, और उसको एक मेमोरी एलोकेट की। ठीक है, अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, न्यू कीवर्ड ने एक इंटीजर टाइप का मेमोरी ब्लॉक अलोकेट किया है ना, अरे टाइप का, इंटीजर अरे टाइप का। ठीक है, और उसकी साइज़ कितनी है, जितने एलिमेंट हमने यहाँ पर डायरेक्टली पास कर दिए 1 2 3, है ना। तो 3 एलिमेंट है अपने पास में, एक 1 है, एक 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 3 है। तो इन तीनों के लिए आपको एक कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा जिसमें हर एक एलिमेंट की साइज़ क्या रहेगी, एक इंटीजर की साइज़ के बराबर रहेगी, और सी शार्प में इंटीजर को 4 बाइट मिलते हैं इंट को, है ना। तो आपको 4 × 4 × 4 + 4 + 4 कितना टोटल आपका 12 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा। ठीक है, जिसके पहले ब्लॉक में 1, दूसरे ब्लॉक में 2, तीसरे ब्लॉक में 3, और इस मेमोरी ब्लॉक का जो रेफरेंस है वो रेफरेंस किसके पास में रहेगा, A1 के पास। इस तरह से आपका अरे जो है वो सी शार्प के अंदर डिक्लेयर होता है। नाउ दिस इज़ ए सिंगल डायमेंशन अरे। सिमिलरली अगर आपको मल्टी डायमेंशन अरे यूज़ करना है तो हम मल्टी डायमेंशन अरे इस तरह से यूज़ करते हैं। मल्टी डायमेंशन मतलब अभी हम केवल 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, सिमिलरली आप 3 4 जितने भी डायमेंशन हमको यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, डेटा टाइप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट एंड कॉमा एंड फिर नेम ऑफ द अरे एंड आफ्टर दैट इक्वल टू, फिर न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया हमने, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 2 अलग अलग ब्लॉक में हमने वैल्यू असाइन कर दी। तो अब आपको यहाँ पर जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा, मतलब ये न्यू कीवर्ड क्या करेगा, मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करेगा। तो किस तरह का मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा, हमको इंटीजर टाइप का एक कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा जिसमें 2 डायमेंशन है। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन तो क्या बता रही है कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी रहेगी, अगर हम एज ए मैट्रिक्स इसको समझते हैं तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी रहेगी, और सेकेंड डायमेंशन आपकी बताती है
कि हर रो में कितने एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज डायरेक्ट हमने यहाँ वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर मेंशन नहीं करना पड़ा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर 3 और 2 यहाँ देना पड़ता है, 2 और 3 है ना, कि 2 रो और 3 कॉलम रहेंगे। लेकिन अब की बार हमने यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है ना, तो 3 वैल्यू यहाँ दी और 3 वैल्यू यहाँ पर दी। ठीक है, तो फर्स्ट रो 1 2 3, सेकेंड रो 4 5 6, इस तरह से आपका 2 डायमेंशन अरे यहाँ पर डिक्लेयर हो जाता है। इसके बाद C# के अंदर एक स्पेशल टाइप का अरे और होता है ये वाला, और ये इट इज़ नॉट द स्पेशल अरे, ये सिमिलर वही है, 2 डायमेंशन था, उसी तरह से 3 डायमेंशन इसके बाद में देखो, है ना। यहाँ पर तो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद में देखो इक्वल टू न्यू और फिर लिखा हुआ है इंट, और इंट के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है 10 20 और 30। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर देखो, यहाँ तो डायरेक्ट हमने वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 20 और 30 दिया हुआ है। तो 10 20 और 30 क्या बता रहा है, साइज, है ना, कि ये 3 डायमेंशन अरे हैं। फर्स्ट डायमेंशन है 10, है ना, सेकंड डायमेंशन 20 और थर्ड डायमेंशन है 30। मतलब आप टोटल कितना एलिमेंट स्टोर कर सकते हो इस अरे के अंदर, 10 इंटू 20 इंटू 30, है ना। तो टोटल इतने एलिमेंट्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कोई मैट्रिक्स जैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें, क्योंकि 3 डायमेंशन है इसलिए। ठीक है, तो 3D अरे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब स्पेशल टाइप का जो अरे मैं आपको बताने वाला था वो अब देखो, दिस वन इज दैट। अब ये क्या है एक्चुअल में, J2 इज अरे ऑफ टाइप इंटीजर। इसका मतलब J2 एक अरे है ना, इससे पता चल रहा है हमको। ठीक है, और ये किस टाइप का अरे है, ये है एक और अरे टाइप का अरे है, और ये जो अरे टाइप का अरे है वो उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, इंटीजर है। ठीक है, देखो इसको मेमोरी कैसे एलोकेट हुई है, न्यू इंट 3 और फिर आपका ये ब्लॉक खाली है। ठीक है, अभी देखते जाओ इसको आगे। इसके बाद देखो, है ना, इसके बाद नेक्स्ट में देखो इसी अरे का पार्ट है आगे J2 का। ठीक है, तो देखो आपको J2 के नाम से एक अरे मिलेगा जिसके अंदर 3 ब्लॉक रहेंगे, केवल 3 ब्लॉक, है ना। J2 फर्स्ट 0, J2 1, J2 2। ठीक है, और तीनों ब्लॉक की कैपेसिटी क्या है, उन तीनों ब्लॉक के अंदर एक नया अरे आ सकता है, हर एक ब्लॉक के अंदर एक नया अरे आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखो J20 जो था उसमें एक नया अरे डिक्लेयर कर दिया है कि न्यू इंट, और जिसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, है ना। और J21 एक एलिमेंट है अरे का, तो उसमें भी हमने क्या किया, एक नया पूरा अरे ले लिया है इंटीजर टाइप का, तो 1 2 3 4 5 6 उसके अंदर आएगा। और थर्डली J22 इक्वल टू न्यू इंट, और ये आपका ब्रैकेट, तो यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में अरे ऑफ अरे। ठीक है, अरे ऑफ अरे भी कह सकते हैं, या कुछ और नाम भी है इसके। ठीक है, इसको जैक्ड अरे भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैक्ड अरे भी अगर पूछा जाता है तो भी यही रहता है। ठीक है, अब इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैं आपको वापस से अपन C# का कोड लिखते हैं हम। तो C# का कोड अभी भी हम नोटपैड के अंदर ही लिखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए अपनी इसलिए। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे, जो .NET का कमांड प्रॉम्प्ट है विजुअल स्टूडियो का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सम कोड, सिस्टम क्लास, एंड क्लास के बाद सपोज मैंने टेस्ट अरे करके मैंने इसको नाम दे दिया क्लास को, एंड इन दिस क्लास वी विल मेक जस्ट मेक अ पब्लिक स्टैटिक void main। मेन के बाद में यहाँ पर हम कोई अरे डिक्लेयर कर लेते हैं ना, जिससे इंटीजर इसके आगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेने पड़ेंगे, इक्वल टू न्यू के बाद में आप इंटीजर और
ये सिंपल आपका अरे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो इसको, है ना। तो सपोज हमने 10, 20 एंड 30 हमने 3 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। 3 वैल्यू असाइन कर दी, तो इस तरह से आप अरे डिक्लेयर कर दिया हमने अपना। नाउ इसके बाद में अगर हम इस अरे के कोई भी एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे सपोज मैं केवल कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन करके यहाँ पर AR ऑफ 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करूँगा तो आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए अपने पास C# प्रोग्राम्स में ऑल प्रोग्राम्स, सपोज मैंने अरे .cs इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको ओपन किया हमने कमांड प्रॉम्प्ट को, .NET का जो कमांड प्रॉम्प्ट है टूल्स में जाकर, यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम्स हैं वो जहाँ पर सेव रहते हैं वहाँ चले जाएंगे। तो परहैप्स कहाँ पर हैं, जनरली हम कहाँ सेव कर रहे थे, E ड्राइव में C# प्रोग्राम्स का, ठीक है। तो इन द E ड्राइव CD CS प्रोग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पर कंपाइल करने के लिए CSC प्रोग्राम का नाम क्या दिया हमने, array.cs, ये कंपाइल हो गया अपना, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए array.exe आ गया अपना 10, हाँ, क्योंकि हमने केवल फर्स्ट एलिमेंट को ही प्रिंट किया, ठीक है। तो ये अपना अरे का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब इसके बाद देखो कि इस अरे के लिए जो फॉर ईच लूप था वो किस तरह से हमको चलाना है वो देखना है, ठीक है। अब सिंपली इसको अगर जैसे सपोज मुझे क्या करना है कि मुझे तीनों वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो एक तरीका तो मेरे पास क्या है ना, जैसे सपोज अभी फ़िलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, है ना, या फिर इसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर लेंगे। एक तरीका तो मेरे पास है कि मैं कोई लूप चला लूँ सिंपल, है ना, जो तीनों लूप हमको आते हैं, फॉर, वाइल या डू वाइल। सपोज़ मैंने एक फॉर लूप चला दिया कि फॉर और इंटीजर i = 0 से स्टार्ट करते हैं और i < 3 तक ले लिया और i ++ कर दिया हमने, ठीक है। और आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैंने लूप के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है। और यहाँ पर 0 की जगह हमने i दे दिया, इसको सेव किया, ठीक। और सपोज़ यहाँ पर एक सिंपल मैं थोड़ा सा और कुछ कोड लिख देते हैं, इस तरह से एक कॉमा लगा दूँ ताकि वैल्यूज़ कॉमा सेपरेटेड आएंगी, ठीक। और कॉमा के बाद में 0 दे, ठीक है, सिंपल। सेव किया, सेव करने के बाद वापस से हम कंपाइल करेंगे इसको, कंपाइल और एग्जीक्यूट। तो तीनों वैल्यू आ गई अपने पास में। कॉमा नहीं भी देते तो क्योंकि राइट लाइन है तो हर बार वो लाइन चेंज हो जाएगी आपकी, तो नई लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इसको हटा भी दोगे तो चलेगा। चलो, ये तो आ गई आपके पास 3 वैल्यू, ठीक है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या आती है इस अरे के अंदर कि अगर हमारे पास डायनेमिक अरे है तो हमको साइज़ मालूम नहीं रहती पेज में, ठीक है। बहुत सी बार हमें साइज़ मालूम नहीं रहती। जैसे सपोज हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि यहाँ पर हमने कोई स्ट्रिंग टाइप का एक args करके एक अरे ले लिया, है ना। अरे इस तरह से डिक्लेयर कर दिया हमने, हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। और जो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो इसके अंदर आने वाले, ठीक है। तो सपोज़ कमांड लाइन के टाइम पर, है ना, जैसे मतलब सपोज़ हम कंपाइल करने के बाद में जब एग्जीक्यूट करते हैं, वापस कंपाइल किया मैंने, और एग्जीक्यूट करते वक्त, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कितनी भी वैल्यू दे सकता हूँ। मैंने जैसे लिखा हेलो,
तो ये एक वैल्यू हो गई, लेकिन मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, तो ये आपकी कितनी वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू हो गई, ठीक है। और भी लंबी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ मैं। तो डायनेमिकली क्या हो रहा है कि आपकी साइज़ बढ़ती जा रही है आर्ग्यूमेंट वाले अरे, है ना। कभी उसकी वैल्यू 2 हो सकती है, कभी 5 हो सकती है, कभी 3 हो सकती है, ठीक है। तो अब हमको एक ऐसा लूप चाहिए जो क्या कर सके, डायनेमिकली वो भी चेंज हो सके, कि जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट के लिए चले, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए C# ने एक फॉर ईच लूप इंट्रोड्यूस किया है। उस फॉर ईच लूप का काम क्या है, ये वाला जो लूप है इसको फ़िलहाल मैं कमेंट में डाल देता हूँ, है ना। ये आपका कमेंट हो गया, ठीक है। अब हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ईच लूप, ठीक है। तो ये जो अरे हैं ये तो एज इट इज़ रहेगी आपका, इसको भी चाहो तो आप कमेंट के अंदर डाल दो, इससे कोई मतलब नहीं हमको। फिलहाल अपने पास ये अरे है, ठीक है। तो फॉर ईच लूप किस तरह से काम करेगा, फॉर ईच, उसके बाद अब हम इस अरे के लिए, मतलब आर्ग्यूज़ अरे के लिए फॉर ईच लूप अगर बना रहे हैं तो आर्ग्यूज़ का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। मतलब आर्ग्यूज़ अरे के अंदर जो एलिमेंट आने वाले वो स्ट्रिंग टाइप करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का एस या किसी भी नाम से एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। फिर एक इन कीवर्ड आएगा, तो फिर आप अपने अरे का नाम लिखें। नाउ व्हाट इज स्पेशल इन दिस फॉर ईच लूप, कि ये जो फॉर ईच लूप रहेगा, ये जो भी अरे हमने यहाँ मेंशन किया है इस अरे के हर एलिमेंट के लिए चलेगा। इट विल एग्जीक्यूट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस अरे। और हर इटरेशन में, इटरेशन का मतलब जब पहली बार ये लूप का फर्स्ट इटरेशन जो चलेगा आपका, ठीक है, तब इस अरे का जो पहला एलिमेंट है वो एलिमेंट आ जाएगा आपका एस वेरिएबल के अंदर। जब ये लूप का सेकेंड इटरेशन चलेगा आपका, तो जो दूसरी वैल्यू है वो उठ के आ जाएगी एस के अंदर, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट इटरेशन है उसमें एस में क्या रहेगा, अगर ये वाला केस है अपना हेलो हाउ आर यू वाला, तो फर्स्ट इटरेशन में इसमें क्या रहेगा, हेलो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ मैंने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। अब ये राइट लाइन लिखा है ना, तो हर बार नई लाइन में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने सिंपल एस लिख दिया। अब देखो इसको सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। सेव किया इसको, और सपोज पहले कंपाइल करो, फिर इसको एग्जीक्यूट किया हमने, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने सिंपल हेलो हाउ आर यू लिखा, ठीक है। और क्वेश्चन सारे अलग अलग लाइन में आ रहे है ना, और चारों आ गए, ठीक है। तो देखो पहली बार में हेलो प्रिंट हुआ, फिर राइट लाइन था तो नई लाइन पर आ गए आप, और हाउ आर यू, ठीक है। अगर इन केस आप और कुछ लिखते या फिर कम लिखते तो अरे के एलिमेंट कितने रहते, 2, तो हेलो हाउ लिखा हुआ गया केवल, ठीक है। तो ये डायनेमिक अरे का बेनिफिट है कि आप उसमें कितनी भी वैल्यू एक सिंगल टाइम पर अब दे सकते हो उसमें, ठीक है। और यही बेनिफिट फॉर ईच लूप का भी है कि हमको अरे की साइज़ से कोई मतलब नहीं, हमें पता करने की ज़रूरत नहीं कि हमारा अरे की साइज़ 3 रहेगी या 4 रहेगी। ये ऑटोमेटिकली जितनी साइज़ है उतनी ही बार वो लूप चलेगा, ठीक है। तो ये रहता है फॉर ईच लूप इसके अंदर। नाउ आफ्टर दैट वी विल सी सम मोर फीचर्स ऑफ C#। लाइक अब देखो एक नया प्रोग्राम हम बनाते हैं, और इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, है ना। एक प्रोग्राम लिया, इसमें से ये एलिमेंट हमने हटा दिए, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। सपोज मैं कुछ इसका नाम दे देता हूँ, functions.cs, ठीक है। तो टेस्ट अरे की जगह टेस्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखो फंक्शन से रिलेटेड, फंक्शंस का मतलब मेथड्स है ना, एक्चुअल में इसको मेथड बोलो तो ज़्यादा बेटर लगेगा, टेस्ट मेथड। अब C# के अंदर एक मेथड ओवरलोडिंग करके होता है, ठीक है। मेथड ओवरलोड का मतलब क्या रहता है कि हम एक ही फंक्शन को, है ना, सिंगल नेम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं,
ठीक है। तो वो चीज़ कहलाती है फंक्शन ओवरलोडिंग। किस तरह से कि सपोज़ मेरे पास ये क्लास है या फिर एक सेपरेट क्लास में अलग से बना रहा हूँ। ये क्लास बनाई मैंने ऐड करके, है ना, ठीक है, या फिर एडिशन कैल्सी बनाओ, कैल्सी करके क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर, है ना, मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक पब्लिक इंट और उसका नाम दे दिया ऐड। अब सपोज मैंने क्या किया है कि इसके अंदर दो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले ए और बी करके, है ना। और सपोज इसके अंदर हमने क्या किया कि रिटर्न ए प्लस बी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, है ना। जो भी ए प्लस बी होगा उसका वैल्यू रिटर्न हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन कब चलेगा, जब आप इसमें कोई दो पैरामीटर पास करोगे। मतलब मैंने एक ऐड लिखा और यहाँ से पैरामीटर में 10, 20 हमने पैरामीटर में ऐसे वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। और कोई सपोज मैंने इंटीजर सी लिया है और ऐड के आगे हमने लिख दिया है कि सी इक्वल टू ऐड, और वैल्यू प्रिंट करवाना है तो यहाँ करवा सकते हो कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ से हमने सी की वैल्यू प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो देखो अब जब आप इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करोगे, इसको सेव करो और कंपाइल करोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो आपका ये वाला फंक्शन चल जाएगा। सॉरी, अपने पास कंपाइल करने के लिए CSC और इसका नाम हमने दिया था फंक्शन डॉट CS, सॉरी कुड नॉट बी फाउंड, फंक्शंस डॉट CSC फंक्शंस डॉट CS। तो ये आपका कंपाइल हो गया। एक एरर है कि द नेम 8 डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। क्या मिस्टेक की हमने, यहाँ हमने डायरेक्ट ऐड लिख दिया है, लेकिन ये एक अलग क्लास है, डिफरेंट क्लास है टेस्ट मेथड, और एक कैल्सी नाम की अलग क्लास है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप किसी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के किसी फंक्शन को यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर कैल्सी का, हमने सपोज माय कैल्सी करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट के लिए न्यू और आपको कैल्सी, है ना, ये लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी हैव टू कॉल ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन। अब इसको सेव करो, अब कंपाइल करो, ठीक, कोई एरर नहीं आई, है ना। अब रन करेंगे हम तो फंक्शंस डॉट exe और ये आपका ओके अगेन फंक्शंस डॉट exe, ठीक है। तो ये देखो आपका 30 आ गया है ना। तो क्या हुआ, जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया सी, एक ऑब्जेक्ट बना माई कैल्सी क्लास का, ठीक है, और उस कैल्सी क्लास के ऐड फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो, लेकिन अगर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो 3 वैल्यू को ऐड करे, 2 की बजाय वो 3 को ऐड करे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन तो मेरे काम आएगा नहीं, है ना। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने एक पब्लिक इंट, और अब अगर मुझे कोई नया फंक्शन बनाना है तो कायदे से हमें एक और नया नाम देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर देखो दोनों की फंक्शनलिटी सेम है कि दोनों एडिशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों एडिशन का काम कर रहे हैं, दोनों को नाम भी एक जैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो C# के अंदर या फिर C++ के अंदर भी, C के अंदर नहीं, C++ के अंदर भी ये फैसिलिटी रहती है कि हम सिंगल नेम से एक से ज़्यादा फंक्शन बना सकते हैं, कि यहाँ पर भी मैं ऐड नाम का फंक्शन बना सकता हूँ। लेकिन कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स या फिर पैरामीटर का टाइप वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर एक लिया A
एक लिया बी और तीसरा ले लिया सी। ठीक है, तो ये आपके पास 3 पैरामीटर होगा। नाउ रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप दोनों में एक ही पैटर्न रखो काम करने का, है ना, दोनों में कुछ भी हो सकता है डेटा अंदर को, लेकिन दोनों का नाम हमने सेम लिखा है। ठीक है, तो व्हेन वी यूज सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर टू मोर देन वन फंक्शन देन इट इज़ नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, अब इसमें आपके 2 फंक्शन भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस हमको किसका रखना है, पैरामीटर्स का। पैरामीटर में आप टाइप चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे ये इंटीजर ले रखा है तो आप चाहो तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू लेना चाहते हो, लेकिन आप ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हो जिसमें फ्लोट ऐड हो गया है, फ्लोट या फिर डबल ले लेते हैं। ठीक है, कि डबल टाइप की वैल्यू ऐड हो गया है ना, एक इंटीजर एक डबल भी ले सकते हो किसी भी तरह से, मतलब किसी भी तरह से आपका जो पहला फंक्शन है इसके पैरामीटर और इसके पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। रिटर्न टाइप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, दोनों के सेम होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अलग होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, जब आपने ऐसा लिखा है तो क्या रहेगा आपके इसमें कि जब आपने अगर कोई इसी क्लास का सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, बना रखा है ऑब्जेक्ट, और जैसे माई कैल्सी डॉट ऐड, और आपने पहला पैरामीटर तो आपने लिया 10 और सेकंड वाला लिया सपोज 20.5, है ना, 45 लिया सपोज, तो इस केस में कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा अपना, ये वाला है। ठीक है, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसमें देखो रिटर्न आपने इंटीजर कर रखा है, लेकिन एक इंटीजर और एक डबल को जब ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका, डबल बनेगा। एक पॉइंट की वैल्यू और एक नॉन पॉइंट वाली वैल्यू ऐड करोगे तो पॉइंट वाली वैल्यू बनेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको फिर यहाँ से ये वैल्यू डबल रिटर्न हो रही है तो आपके पास एक डबल वेरिएबल भी होना चाहिए कैच करने के लिए। तो यहाँ डबल करके हमने सपोज x ले लिया, तो ये आपका वेरिएबल। ठीक है, अब इसके साथ में आप नीचे वो भी कर सकते हो कंसोल, या फिर इसी कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने क्या कर दिया कि x को प्रिंट कर दिया, c को नहीं किया, है ना, बस सिंपल सेव किया। सेव करने के बाद में इसी को हमको कंपाइल करना है, पहले कंपाइल फिर एग्जीक्यूट। ओके, ठीक है, तो ये आ गया आपका 30.45। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी फंक्शन